हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड कैसा बीता आप लोग का छठ पूजा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक PYQ करने वाले हैं बिहार स्टेट के शिक्षण कला से, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इससे जो लास्ट वाले वीडियो में मैं बोली थी कि मैं अब इस पे और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी अपने एग्ज़ाम के बाद, तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया है कि इसका वीडियो चाहिए क्योंकि आप उधर किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है ये वाला। तो इस वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर इससे हेल्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि PYQ से भी कुछ क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, मैंने देखा था, तो इसलिए आप लोग भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो सीखने की विशेषता नहीं है। आइए देखते हैं। सीखना व्यवहार का संशोधन है, जो कि सही है। सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। तो देखिए इसमें बोला जो सीखने की विशेषता नहीं है, तो सीखने का व्यवहार का संशोधन है, सीखना एक सतत प्रक्रिया भी है, सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। तो नहीं क्या है, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग एकदम जो सीखते हैं वो सकारात्मक ही हो, है ना। कुछ कुछ निगेटिव चीज़ें भी हम लोग सीख लेते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन डैश के लिए करते हैं। समय व्यतीत करने हेतु, योग्यता हेतु, जीवन की गुणवत्ता हेतु या जीवन के समायोजन हेतु। तो क्या होना चाहिए, जीवन के समायोजन हेतु। अगला है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है। उसमें सक्रिय अचेतन मन, व्यक्ति की दमित इच्छाएं, दोनों। उसमें सक्रिय अचेतन मन और व्यक्ति की दमित इच्छाएं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका क्या होना चाहिए, उनमें सक्रिय अचेतन मन और व्यक्ति की दमित इच्छाएं दोनों। अगला है, भावात्मक क्षेत्र को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था। तो उनको बेंजामिन एस ब्लूम और क्रथोल दोनों के द्वारा। ओके। अगला है, मनुष्य शरीर क्रियात्मक क्षेत्र को सिम्पसन द्वारा विभाजित किया गया था। कितने उपसमूहों में, उनके द्वारा 7 उपसमूहों में विभाजित किया गया था, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे इसको 6 भी लिखा जाता है, मतलब बोला जाता है। तो प्लीज़ आप लोग को अगर इसके बारे में पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला है, निम्न पर विचार करें। सामान्यीकरण, निरीक्षण, सत्यापन, उदाहरण। उपयुक्त चरणों को आगमनात्मक विधि के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। तो आगमनात्मक विधि में क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है ना। उसके बाद उदाहरण के माध्यम से ही कोई टॉपिक को समझाया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा आपका उदाहरण, मतलब 4 नंबर फर्स्ट में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका निरीक्षण। उदाहरण को पहले निरीक्षण करते हैं उसका। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में भी देखिए, सबसे पहले 4 एक ही में है, तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उदाहरण हो जाएगा, फिर निरीक्षण हो जाएगा, फिर सामान्यीकरण, उसके बाद सत्यापन। ओके। अगला है, एक को छोड़कर EVS पढ़ाने की निम्नलिखित विधियां हैं। सहयोगी शिक्षण, निर्देशित पूछताछ, व्याख्यान के माध्यम से समझाना या समस्या को सुलझाना। तो EVS पढ़ाने की निम्नलिखित विधियां है, एक को छोड़कर। तो जो नहीं है वो बताना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका व्याख्यान के माध्यम से समझाना है, ये EVS को नहीं पढ़ाया जा सकता इसके द्वारा, क्योंकि EVS जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड होता है सब्जेक्ट, जिसमें गतिविधि के द्वारा या फिर मतलब देखिए यहाँ पे जो भी है सहयोगी शिक्षण, निर्देशित पूछताछ या समस्या को सुलझाना, ये सब के द्वारा ही हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। व्याख्यान में तो सिर्फ शिक्षक जो है व्याख्यान करते रहेंगे, तो बच्चों को तो कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना। और EVS तो 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, पता है ना। तो उसमें तो बच्चों को व्याख्यान करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला है, परिसंवाद सिंपोजियम एक प्रकार क्या है। सिंपोजियम जो है एक प्रकार का चर्चा विधि है। अगला है, किस प्रकार की पाठ योजना गहन अन्वेषण के साथ मध्यम जटिलता वाली है। दैनिक पाठ योजना, साप्ताहिक पाठ योजना, अनुक्रमिक पाठ योजना या मासिक पाठ योजना। तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक पाठ योजना। अगला है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि भाग है बनाना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना या मूल्यांकन करना। तो गतिविधि भाग है तो अनुप्रयोग करना। अगला यहाँ पे देखते हैं, शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि है। तो ऑप्शन देखते हैं, पूछताछ आधारित अधिगम, टीम शिक्षण, खोज आधारित अधिगम, सूक्ष्म शिक्षण। तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण। अगला है, टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है। संसाधनों का बेहतर उपयोग, बेहतर योजना, शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग या शिक्षक के बेहतर वित्तीय लाभ। तो क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा लाभ नहीं है, शिक्षक के बेहतर वित्तीय लाभ। अगला है, शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक अपना सत्र तैयार करते हैं 1 by 1 या 1 by many या many by 1 या many by many। तो क्या 1 by 1 ही होगा ना। अगला है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक शिक्षण सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को ये सब ध्यान में देना होगा, नहीं वाला चीज़, ठीक है। उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों, पठन सामग्री की उपलब्धता, उच्च योग शिक्षकों की कमी, इंटरैक्टिव प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम या स्मार्ट क्लास की उपलब्धता। तो क्या होना चाहिए, बोल रहा है कि शिक्षण सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित नहीं है। तो आपका हो जाएगा उच्च योग्य शिक्षकों की कमी।
अगला है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है अनुदेशात्मक कार्य या कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं है, या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं है। अगला है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ओके। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 6 से 18 वर्ष तक के लिए। देखिए, जो दिव्यांग बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा है वो आपका 6 से 18 वर्ष तक के लिए है, ठीक है। और नॉर्मल जो बोलता है 2009 का जो शिक्षा का अधिनियम है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। 2016 में जो दिव्यांग के लिए आया था तो वो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का आयोजन किया जाएगा, मतलब किया जाता है। ओके। अगला है परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, या साप्ताहिक पाठ योजना तैयार करने के लिए, या डेटा एकत्र करने के लिए, या छात्र को तकनीकी दक्षता प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने के लिए। क्या होना चाहिए, छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। अगला है एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, यह वह भूमिका है जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देती है, सामाजिक स्थिति, माता पिता की अपेक्षाएं, या उसके काम का मूल्य, या परिवार का मूल्य। तो क्या हो जाएगा, उसके काम का मूल्य। अगला है विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब तक नहीं देंगे जब तक राइटिंग बोर्ड का उपयोग नहीं हो, या विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं हो, या छात्रों से प्रश्न नहीं पूछे जाएं, या कक्षा में अनुशासन बना रहता है। तो क्या होगा, विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा जब तक विकसित नहीं होगा तब तक वे वर्ग में ध्यान नहीं देंगे। अगला है किस प्रकार के परीक्षण आइटम अत्यधिक संरचित है, मौखिक परीक्षण, निबंध प्रकार, निबंध प्रकार परीक्षण, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक संरचित है वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण, है ना। अगला है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन डैश द्वारा शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। अगला है एमसीक्यू में गलत विकल्प है, प्रतिक्रियाएं, उत्तर विचलित करने वाले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन सब रहते हैं उसमें जो गलत विकल्प का जो दिया रहता है ऑप्शन, वो क्या होता है, वो विचलित करने वाला ही होता है ना, मन भटकाने वाला, कि आपको लगता है जैसे ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा विचलित करने वाले। अगला है पाठ्यचर्या के कितने मूलभूत घटक है, तो 4। कौन कौन से, उद्देश्य, सामग्री, शिक्षा विधि एंड मूल्यांकन, है ना। अगला है पाठ्यचर्या का वह मॉडल जो प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता, विषय पाठ्यचर्या, गतिविधि पाठ्यचर्या, कोर पाठ्यचर्या, इनमें से कोई नहीं, तो गतिविधि पाठ्यचर्या। अगला है कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है जानकारी देना, पूछताछ करने वाला दिमाग विकसित करना, या छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, या छात्र को केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करना। तो आप लोग को भी पता है क्या होना चाहिए, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। ओके। मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जो मुझे अभी याद आ गया है, एक अच्छा शिक्षक का क्या गुण होता है, वो क्वेश्चन आया था, जो कि PYQ में भी मैंने देखा था जब मैं कर रही थी इस पर PYQ, तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो सेम टू सेम वहाँ पे वो क्वेश्चन आया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की तकनीक नहीं है, ड्रिलिंग तकनीक, चित्रण, नाटकीयकरण, या बालवाड़ी। तो क्या हो जाएगा, बालवाड़ी। अगला है शिक्षा के सभी चरणों में पर्यावरण जागरूकता क्यों आवश्यक है, मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण, पर्यावरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है, मनुष्य को पर्यावरण को नियंत्रण करना और बदलना होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए, मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण, है कि नहीं। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग ईवीएस में वांछित सीखने के अनुभवों को प्राप्त करने में मदद करता है, ईवीएस सिखाने के लिए उनका उपयोग करने में मुख्य बाधा है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा की कमी, दृश्य श्रव्य सामग्रियों की लागत, बिजली की विफलता, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी। अगला है श्रव्य दृश्य सामग्री डैश प्राप्त करने में सहायता करते हैं, तो क्या प्राप्त करने में, शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में। ओके। तो यहाँ तक 30 नंबर का आपका जो शिक्षण कला होता है समाप्त। आगे जो है अन्य जो GS होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व कांग्रेस के किस नेता की गिरफ्तारी हुई थी, तो किसकी हुई थी, सैफुद्दीन किचलू की। ओके। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। ओके। आगे है व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ का नेता कौन बना, जोसेफ स्टालिन। अगला है 1937 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, मोहम्मद यूनुस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है, जागीर, दुर्गेश नंदिनी, गोरा, या गणदेवता। तो क्या था, गोरा। अगला है बेमेल को चुने, ठीक है, जो इसमें से अलग होगा उसको चुना, फिल्म देखना, सर्कस, पिकनिक, या ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, ऑफिस में काम करें, क्योंकि बाकी जो 3 है उसमें तो कोई जो कार्य है उसमें मज़ा आ रहा है इंटरटेनमेंट के लिए, ऑफिस में इंटरटेनमेंट के लिए तो काम नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑफिस में काम करना। ओके।
अगला है, एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो एक बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी। अगला है, यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेज होती है क्योंकि पाचक रस जब पेट के बाहर रखा जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है, या पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। तो देखिए यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है? तो आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ओके। अगला है, जलवाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण। आयतन के माप की इकाई क्या है? तो क्या है? घन सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी था ना। अगला है, जब आप एक गोल सेब को ऊर्ध्वाधर काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलेगा? तो क्या मिलेगा? गोल सेब है तो वृत्त मिलेगा ही। अगला है, ये आपको दिया हुआ है, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए जब जोड़िएगा आप 2s, एक यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ पे ऐसे 3s हो गया, एक यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, ठीक है। तो 6x हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में ही एक 6s है, और में तो नहीं है, तो आपका तो ऑप्शन नंबर डी है। इन दोनों को गुना करना है, तो 12 8 96 होता है, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। अगला है, रूबी हर दिन 3 किलोमीटर 44 मीटर साइकिल चलाती है। यदि वह एक भी दिन नहीं चूकती तो जनवरी के महीने में वह कितने किलोमीटर साइकिल चलाती है? तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इतना किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर 44 मीटर, उसको आपको 31 से गुना कर देना है। 31 से क्यों गुना करना है? क्योंकि हर रोज़ ये इतना किलोमीटर साइकिल चलाती है, तो जनवरी महीना में 31 डे होता है ना, तो इसलिए 31 से इसको गुना कर देना है, तो जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इन सब ऑप्शन में से तो आप लोग जरूर बना के देखिएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए विकल्पों में से विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं विषम क्या है। तो देखिए ये जो है 21, 49, 96 ये सभी जो है भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 83 जो है ये अभाज्य संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला है, इस प्रश्न चिन्ह के जगह पे जो आएगा उसको लिखना है, ठीक है, उसको ऑप्शन में से चूज करना है। तो 17 है, 19 है, तो पहले मुझे लग रहा था कि इसमें 2 जोड़ा है, फिर इसमें 4 जोड़ा है, फिर इसमें 6 जोड़ा है, लेकिन इसके बाद हम सोचे थे 8 जोड़ा होगा, लेकिन 31 मतलब 2 जोड़ दिया। तो इसका जो होगा क्या होगा कि ये जो अभाज्य संख्या को ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब कि प्राइम नंबर को, तो इसके बाद जो प्राइम नंबर हो जाएगा आपका हो जाएगा 37, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ओके, अगला देखते हैं। अगला है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप लोग अपने फैमिली के ऊपर इसको अप्लाई करके देखेंगे तो एकदम आपका आ जाएगा, मतलब सही करेक्ट। और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, इस बार के मेरे एग्ज़ाम में भी आया था ये वाला। तो देखिए क्या है, ए का पिता बी का दामाद है, ठीक है, सी जो ए की बहन है, पी की पुत्री है, तो पी जो है इसकी ये हो जाएगी, मतलब मम्मी हो जाएगी। तो पी का बी से क्या संबंध है? तो उसकी बी की तो ये बेटी हो जाएगी ना, तो ए। आप लोग आप खुद से जब अप्लाई करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगला है, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब की ओर किधर है? पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो बोल रहे हैं आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब की ओर जा रहे, इधर जा रहे हैं, ठीक, इधर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ जाते हैं, मतलब इधर मुड़ जाते हैं, और फिर दाएं मुड़ जाते हैं, मतलब कि फिर इधर मुड़ जाते हैं, ठीक है, फिर बाएं मुड़ जाते हैं। भाई बाएं मुड़ जाइए तो इधर मुड़ जाएंगे हम लोग, ठीक है, बाएं मुड़ेंगे तो इधर आ रहे हैं, मतलब इधर साइड आ रहे हैं, तो किस दिशा में हम लोग? साउथ के, मतलब दक्षिण के डायरेक्शन में, तो आपका दक्षिण हो जाएगा। आया समझ में? तो ये भी आपको दिमाग में रखना होगा, तो कैसे डायरेक्शन, ये सब चीज़ दिमाग में रखना होगा। अगला है, यदि आप जो ये साइन है इसका अर्थ ये है, मतलब देखिए ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें आपको सही सिंबल को बैठा के आंसर निकालना है। तो ये जो हैशटैग दिया हुआ है उसका अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे आपको डिवाइड लिख देना है। गुना का अर्थ है माइनस, और ये जो डॉलर वाला साइन दिया हुआ उसका अर्थ है गुना, फिर यहाँ @ का अर्थ है प्लस। जब आप इन सबको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 35। ओके, तो इस तरह से आपका आज का PYQ होता है ख़त्म। तो कैसा लगा आप लोग को आज का वीडियो? अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मेरा जो आवाज़ है थोड़ा सा चेंज लग सकता है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।